नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को एनटीपीसी का जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट 5वां कराने वाला हूं। इसमें हमारे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे और ये 50 प्रश्न जो आपको सामने टॉपिक दिख रहे हैं, हिस्ट्री, राजव्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थव्यवस्था एवं परंपरागत सामान्य ज्ञान, अद्यतन सामान्य ज्ञान एवं खेल जगत से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। बस इतने सा काम कर दिया करिए आप लोग। मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का ढूंढ कर लेकर आता हूँ। और ये लोग, जैसा कि आपको पता ही है कि जो रेलवे हैं अपने 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट करते हैं और आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन करके रेलवे में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, मौर्योत्तर काल से है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आपको बताना है। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, आप लोग उसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। ठीक है, चरक संहिता आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, चरक जो थे वो कनिष्क के राज दरबार के वैद्य थे और ये आयुर्वेद शाखा से संबंधित थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और इसका जवाब हमें कमेंट में बताइए क्या होगा इसका जवाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खंडेरी की गुफाएं जो हैं वो राजा खारवेल द्वारा निर्मित की गई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि खंडेरी की गुफाएं किस राज्य में है, तो ये हमारी उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से है। ठीक है, गुप्तोत्तर काल, सॉरी। तो पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त थे और गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक, मतलब इसका शासनकाल चला था। किसका? गुप्त काल का। ठीक है, और जिसके संस्थापक थे श्री गुप्त थे। ठीक है, लेकिन गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो था चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ये सारे प्रश्न और ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी, अर्थात भारत का भ्रमण किया था? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फायान ने। गुप्त काल के दौरान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन कितने वर्ष का था, मतलब किस शासन के बीच में था? 399 ईस्वी से, ठीक है, 414 ईस्वी के बीच में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था और इसी दौरान फायान भारत की भ्रमण पर आया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? आपको बताना है। जो प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है वो कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकोश जो है संस्कृत का सबसे प्राचीन शब्दकोश है और इसकी रचना अमर सिंह ने किया था। किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। और अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। किसके नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, कौन था? अमर सिंह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए, मैं आपको इसको सही जवाब बताता हूँ। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोग जो देख लिया होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें? आम चुनाव में मतदान करना ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए कि शिक्षा का अधिकार कब एक मौलिक अधिकार बना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2010 को। कब? 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या था? संविधान का 86वां संविधान संशोधन। कितना? 86वां संविधान संशोधन। तो अधिनियम 2002 के अंतर्गत भाग 3 में अनुच्छेद 21 का
आर्टिकल कौन सा था इसके अंतर्गत? 21 का, ठीक है, जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना माता पिता एवं राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, और इसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इन सभी टॉपिक को एक बुक में, एक कॉपी में कहीं नोट कर लिया करिए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम आप लोग इन नोट्स को पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? आप लोग बताइए। तो ये होता है हमारा आर्टिकल 54 के अंतर्गत। कितने? आर्टिकल 54 के अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा भारत के राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है, और यह शपथ आर्टिकल 60 के अंतर्गत आता है। किसके? आर्टिकल 60 के अंतर्गत, 60 के, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया है, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करता है रेलवे ज़्यादातर। आप लोग क्या करिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 60 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय को। किसको? उच्च न्यायालय को होता है। भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर जो फैसले करने का अधिकार होता है ये उच्च न्यायालय का होता है, ठीक है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको दी जाती है? तो आर्टिकल 70 के अंतर्गत, ठीक है, आर्टिकल 70 के अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब ये क्वेश्चन आया था तब उसका जवाब हैदराबाद था, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी तब उसका हैदराबाद था, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? एक है अमरावती है, ठीक है, एक अमरावती है, एक विजयवाड़ा है, और एक है कौन सी? विशाखापट्टनम। कौन सी है? विशाखापट्टनम है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है, और नागालैंड राज्य की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1963 को हुई थी। आप लोग इन टॉपिक को, इन जो मैं अलग से कुछ इसमें ऐड करता हूँ, आप लोग इनको जरूर कहीं ना कहीं नोट। आप लोगों को इसकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगी, तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप टू द पॉइंट क्लासेस पे आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो उस पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तथा मैं आप लोगों को जो नए अलग से इसमें टॉपिक पे बताता हूँ बातें, उसको आप कहीं ना कहीं कॉपी पर नोट कर लेंगे, जिससे कि आपके आगामी एग्जाम में उन्हीं टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आप उनको भी सही कर सकें, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं। इसमें जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें एशियाई काला हिरन, लाल लोमड़ी, भूरा भालू एवं नीली भेड़ पाई जाती हैं, ठीक है। आपसे इन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती हैं? आपको ये बताना है इन 4 राज्यों में से कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी किसी दूसरे देश से सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हरियाणा है इसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, जबकि पंजाब का पाकिस्तान से लगता है, पश्चिम बंगाल का नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है, एवं बांग्लादेश से भी लगता है, और म्यांमार से भी लगता है, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश है इससे हमारी चीन से लगती है, तिब्बत से लगती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र जिला बन गया है कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माजुली द्वीप जो एक नदी द्वीप है
ये असम में स्थित है और इसे 8 सितंबर 2016 को असम का 35वां जिला घोषित किया गया। कौन सा? 35वां जिला, ठीक है। ये असम का 35वां जिला था, ठीक है। आप लोग सभी राज्यों के जिलों की संख्या भी याद कर लिया करिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें जिलों की संख्या भी पूछ लेता है, ठीक है। और आप लोग जो वन्यजीव अभ्यारण्य और जो नदी डैम जो सब कॉमन है उनको मत याद करिए, क्योंकि कॉमन याद क्या मतलब उनको तो सबको पता ही होता है, ठीक है। अभी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था एसएससी जेईई का, उसमें क्या है, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे आपसे पहले क्या आपको याद है कि जैसे आपसे असम का काजीरंगा के बारे में नहीं पूछेगा, या फिर जो हमारी शांत घाटी है केरल में इसके बारे में नहीं पूछता है, पूछेगा असम से ही पूछेगा, लेकिन जो वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं वो जो फेमस नहीं है उनके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो इन्हीं सबको देखते हुए मैं आप लोगों के लिए ये वन्यजीव अभ्यारण्य और बांध जो सब कॉमन नहीं हैं उनका एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग उन वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों का जो कॉमन तो है वो आप लोग को याद ही होता है, तथा जो कॉमन नहीं है उनसे रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो कॉमन है वो तो सभी को याद रहते हैं, ठीक है। और जो पेपर बन रहे हैं थोड़ा अच्छे लेवल के बन रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी? तो आपको बताना है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कितनी थी? 4 थी, ठीक है। गैलीलियो गैलीली द्वारा 1610 में बृहस्पति की 4 चंद्रमाओं की खोज की थी, जिनका नाम है आईओ, एक का नाम है आईओ, एक का नाम है यूरोपा, ठीक है, और एक का नाम है गैनीमिड, ठीक है, और एक का नाम है कैलिस्टर। कौन है? कैलिस्ट्रो। प्लैनेट 9 क्या है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। प्लैनेट 9 बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है और इसकी खोज 2014 में की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कृष्ण विवरण अर्थात ब्लैक होल का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन बी सौर प्रज्वलन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार होती है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, ठीक है, तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी स्थापना 1919 को की गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1969 में, ठीक है। और जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है अर्थात इसरो, ठीक है, क्या है? ISRO, ठीक है। इसरो का जो मुख्यालय है वो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है। यहीं से हमारे देश की जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं यहीं से लॉन्च की जाती हैं, ठीक है, इसरो के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया था कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि बेंगलुरु में है उसका नाम है श्रीहरिकोटा, ठीक है। क्या है? श्रीहरिकोटा, ठीक है। यहीं से हमारे देश के जितने भी अंतरिक्ष के लिए रॉकेट प्रक्षेपण किए जाते हैं श्रीहरिकोटा से किए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? अर्थात भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के अहमदाबाद शहर में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मतलब 3 आपको कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है उपग्रह के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा। दूसरा है रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंध करना। प्रौद्योगिकी पर्यावरण जांच और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना। तीसरा है स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG
किस रूप में संग्रहित की जाती है, आपको बताना है। जो घरेलू गैस सिलेंडर होता है एलपीजी, उसमें जो गैस होती है किस रूप में संग्रहित की जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तरल रूप में संग्रहित की जाती है, ठीक है। और एलपीजी में हमारे प्रोपेन और ब्यूटेन नाम के हाइड्रोकार्बन गैस डाली जाती है, ठीक है। और ये जो हमारे प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती हैं, ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है तथा गंध इसके लीकेज को पता करने के लिए हम लोग इसमें अलग से मेथिल मार्केप्टन नाम के, कौन सा, मेथिल मार्केप्टन नाम का पदार्थ मिलाते हैं, जिससे बाद में गंध आती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, जो गैस इसमें मिलाई जाती है अदर से गंध के लिए, वो मेथिल मार्केप्टन नहीं होता, एथिल मार्केप्टन होता है। कौन सा होता है, एथिल मार्केप्टन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो अभिकथन हमारा क्या कह रहा है, घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है, तो ये तो सही है कि हम लोग पता लगा लेते हैं, ठीक है। कारण क्या कह रहा है, एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो अभी मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन बताया कि जो एलपीजी गैस होती है वो गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस होती है, ठीक है। इसमें गंध के लिए हम लोग एथिल मार्केप्टन नाम का पदार्थ मिलाते हैं, जिससे तब जाके इसके बाद ही गंध आती है, ठीक है। तो हमारा कारण जो है गलत है, ठीक है। तो अभिकथन हमारा ए ही सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए इसको और बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो उसे कहते हैं ऑप्शन सी, अमिश्रणीय या इमिसिबल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के यौगिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरना है आपको। प्रश्न क्या कह रहा है, तत्वों के गुण, ठीक है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार है, यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए। तो इसका जो सही जवाब था, सही जवाब है इसका मेंडलीव का है। किसका है, मेंडलीव का है, ठीक है। मेंडलीव ने कहा था कि तत्वों के जो उनके गुण होते हैं परमाणु द्रव्यमान के आधार पर होता है, ठीक है। और मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आई थी 1800 कितनी आई थी, 69 में, ठीक है, 1869 में आई थी, ठीक है। और उस समय मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे, 56 थे। कितने थे, 56 तत्व उस समय ज्ञात थे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था, जिनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैरी मोजले ने 1913 में आवर्ती नियम नया दिया था, जिसके अंतर कहा था कि जो तत्वों का गुण होता है वो उनकी परमाणु संख्या के आधार पर होता है, ना कि परमाणु भार के आधार पर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हैं। 2 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आप लोग को, 2 ऑप्शन और दिखा रहा हूँ मैं आपको। बताना इन सब चारों ऑप्शन में कौन से तत्व सबसे कम रिएक्शनशील अर्थात अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उत्कृष्ट गैस होती हैं वो हमारे सबसे कम रिएक्शन करती हैं, और जो उत्कृष्ट गैस होती हैं ये हमारे वर्ग में 18वें वर्ग में आती हैं। कौन से वर्ग में, 18वें वर्ग में आती हैं, जो आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, ठीक है। तो जो सबसे आखिरी वाला जो ग्रुप वर्ग होता है ये 18वां ग्रुप होता है, ठीक है। इसी में हमारा उत्कृष्ट गैस होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोनास साल के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी, और इसकी खोज 1952 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1952 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था कि पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल के द्वारा की गई थी। तो जो वैक्सीन थी वो हम लोगों को इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी, ठीक है। तो और ये जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। कौन सी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो हम लोग आप लोग देखते होंगे पोलियो को ड्रॉप के रूप में आती है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो उसकी खोज जो की गई थी ऑप्शन सी, अल्बर्ट शॉबिन द्वारा की गई थी, ठीक है, अल्बर्ट शॉबिन द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो जीका वायरस होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा ये मनुष्यों में संचरित होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसका वाहन होता है, ठीक है।
तो इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मच्छरों द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीला बुखार अर्थात पीत ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच कैसे फैलता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मादा मच्छरों के काटने से पीला बुखार या पीत ज्वार इंसानों के बीच फैलता है और इसमें मनुष्य को एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें मनुष्य को ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा किससे प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह धनराशि जो सरकार को उधार लेनी पड़ती है उसे विशेष वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट घाटा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर अर्थात टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए, उसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय जो होती है वो टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय कहलाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, किसी भी उत्पाद के पैकेट पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, ऑप्शन बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है वो MRP का फुल। आज का अगला प्रश्न है, किसी भी उत्पादन के पैकेट पर अंकित MRP का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है MRP का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और इस पर अंकित कोई भी उत्पाद को दुकानदार इससे अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन की गठरी। ठीक है, प्रोडक्ट बंडलिंग कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त संपत्ति है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गुडविल होता है अर्थात साख होती है, वो किसी भी संपत्ति या किसी भी कंपनी की अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉपीराइट्स होते हैं और किसी कंपनी का जो डोमेन नेम होता है वो भी अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। जो भारतीय विज्ञान संस्थान है अर्थात IISc जो होता है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा कर्नाटक के बेंगलुरु राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जमशेदजी नूशवान टाटा ने किया था। किसने किया था? जमशेदजी नूशवान टाटा ने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग सोचिए और बताइए कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कौन थी? आपको बताना है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश शर्मा जो थे वो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय थे और इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को रशिया, उस समय संयुक्त राष्ट्र USSR के नाम से जो जाना जाता था, तो 2 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 नाम के अंतरिक्ष यान से इन्होंने अंतरिक्ष में 8 दिन बिताए थे। कितने दिन? 8 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया था 2 अप्रैल 1984 को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब अभी हमने आपको बताया था, ऑप्शन ए, सोयूज T11 उसका नाम था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हमारे खेल से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को MCC लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्राप्त की गई थी? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं हमारे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, वीरेंद्र सहवाग को और सौरव गांगुली को क्रिकेट खिलाड़ी को
MCC लॉर्ड्स मानद से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रैड मैकुलम ने, जो कि न्यूजीलैंड के थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंद पर 100 रन बनाए थे। ठीक है, 54 गेंद पर 100 रन बनाए थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतिहास में कौन सा भारतीय बल्लेबाज टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाला 5वां बल्लेबाज बन गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजिंक्य रहाणे, जो हैं टेस्ट के इतिहास में भारतीय बल्लेबाज हैं, 5वें भारतीय बल्लेबाज हैं। ठीक है, जिन्होंने शतक बनाया है दोनों पारियों में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है? क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विलो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट के बल्ला बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। वीडियो आपका कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें तथा चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगी बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।